नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी बीजेपी में कलेश, दिल्ली दरबार से मिलेगा क्या संदेश? क्या दिल्ली से सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच चल रही टेंशन का हल निकलेगा? क्या आज यूपी की खींचतान का फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मिल सकता है। सीएम योगी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में चल रही नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हैं। पिछले 2 घंटे से बैठक जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी सरकार के बड़े फैसलों का प्रेजेंटेशन देंगे। योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंच गए हैं, जो पिछले दिनों योगी की लखनऊ में बुलाई गई मीटिंग से दूर रहे थे। ऐसे में मीटिंग के बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। उन्हें यूपी के सियासी हालात का फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग अलग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर अपनी बात रख सकते हैं। सीएम योगी कल से दिल्ली में हैं। दोनों डिप्टी सीएम के साथ अनबन की खबरों के बीच कल देर रात सीएम योगी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच भी मुलाकात हुई। हालांकि इस बातचीत में क्या हुआ यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। 7 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो देखिए, फिलहाल सबकी नजरें आज की मीटिंग्स पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी की 2 ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट ने जन्म लिया है, उस लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। जो पहली मीटिंग है वो नीति आयोग की बैठक है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल यानी कि अपनी अपनी जो फैसले हैं सरकार के, वो इस मीटिंग में बताए जाएंगे। दूसरी जो मीटिंग है वो बीजेपी मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव है, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। जो तीसरी मीटिंग है वो मोदी और शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मिलेंगे? क्या अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी? और अगर मुलाकात होगी तो उत्तर प्रदेश की क्या रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौंपी जाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से सीएम योगी और उनके दोनों डिप्टी सीएम के बीच में दूरी की खबरें सामने आई, बैठक में दोनों जो डिप्टी सीएम थे उनके नदारद रहने की खबरें सामने आई, उसके बाद इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में उथल-पुथल मची हुई है। योगी के दोनों डिप्टी सीएम उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, उनकी मीटिंग्स में नहीं जा रहे, लेकिन आज दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी दिल्ली में हैं। दिल्ली में आज उनका बीजेपी के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में आमना सामना होगा। इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इन 3 बड़े चेहरों को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो तीनों आपस में मुलाकात करने से बच रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। अब इनका आमना सामना कैसे होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में शामिल होंगे और तब ये जो तीनों बड़े चेहरे हैं ये आमने सामने होंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो दूरियां आई हुई हैं शीर्ष नेतृत्व में, वो दूरियां क्या दूर हो पाएंगी? क्या इन दूरियों के पीछे कोई वजह सामने आ पाएगी? इन अटकलों को कैसे खारिज किया जाएगा? इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पिछले कई दिनों से दूरियों की खबरें सामने आ रही हैं। आपको जानकारी दें कि 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल की बैठक थी। चूंकि प्रयागराज के बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो वो इस बैठक में शामिल होते ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इस बैठक से गैर हाजिर रहे केशव प्रसाद मौर्य। यही हाल दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रहा। ब्रजेश पाठक लखनऊ मंडल के बड़े चेहरे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि 26 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें ब्रजेश पाठक शामिल होंगे, लेकिन वो भी गैर हाजिर रहे। आज क्या होने वाला है? आज दिल्ली में मीटिंग है, बैठक में मुलाकात होगी।
क्या नॉर्मल होंगे हालात? अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो टेंशन बढ़ी हुई है सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में, क्या वो टेंशन दूर हो पाएगी? क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इन तीनों नेताओं को एक साथ इकट्ठा करके कोई हल निकाल पाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज दिल्ली से मिल सकता है। कल केशव प्रसाद मौर्य निजी कार से दिल्ली पहुंचे। वो सीएम योगी से पहले दोपहर में ही यूपी सदन पहुंच गए थे। दोनों एक छत के नीचे हैं लेकिन अभी भी दूर दूर हैं। और इन दूरियों की खबरें कैसे आई, आइए आपको यह भी बताते हैं। दिल्ली के यूपी सदन में मिलकर भी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, 25 जुलाई शाम 6:02 पर यूपी सदन पहुंच गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 25 जुलाई को ही शाम 6:08 पर यूपी सदन पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। यानी कि कुछ ही सेकंड्स का एक दूसरे में जो आप कह सकते हैं फासला था। 25 जुलाई को ही शाम 6:38 पर यूपी सदन से केशव प्रसाद मौर्य निकल गए थे। अब सवाल यह है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच में दूरियां इतनी कैसे बढ़ गईं और क्या इन दूरियों को हल करने के लिए कोई उपाय निकाला जाएगा? क्या सबको साथ बिठाकर बैठक की जाएगी और यूपी में उपजे नए हालातों पर विपक्ष चुटकी लेने की कोशिश कर रहा है, उसे कैसे डैमेज किया जाएगा? यूपी के सियासी हलचल गठबंधन दल भी नजर बनाए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम गए हैं, कोई और बात नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। निराधार है उनका। नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक में सभी लोग गए हुए हैं और हमको लगता है जब तक कोई किसी भी अधिकारी पदाधिकारी का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए तब तक किसी भी प्रकार पर उस पर बयानबाजी करना ठीक नहीं। तो संजय निषाद जो पहले केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुके थे, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात किए। हालांकि राजभर को लेकर जरूर कई सुगबुगाहट थी क्योंकि वो केशव प्रसाद मौर्य की बैठक में पहुंचे लेकिन सीएम की बैठक से वो नदारद रहे थे। अब इस पर कई तरह की बयानबाजी की जा रही है। विपक्ष लगातार चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इन सियासी सुगबुगाहटों का हाल क्या होने वाला है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच मचे इस घमासान की वजह यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजे बताए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी का पिछड़ना, वोट शेयर 10% घटना, 19 के मुकाबले इस बार 29 सीटों का कम होना, बीजेपी में किसने किसके साथ भीतरघात किया, हार का जिम्मेदार कौन है, इन सब बातों को लेकर योगी और उनके दोनों डिप्टी के बीच अनबन बनी हुई है। बात नेतृत्व परिवर्तन तक पहुंच गई है। हालांकि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है। उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब पार्टी के जितने भी नेता हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों या सहयोगी दल के नेता हों, सभी ये कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकातें हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके पीछे कोई भी मायने निकालना बेमानी है। लेकिन मौका विपक्ष को मिल चुका है। यूपी सरकार में जारी इस खींचतान पर विपक्ष जमकर चुटकी ले रहा है। अखिलेश यादव सीधे लखनऊ और दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं। कह रहे हैं कि डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है।
तो अखिलेश यादव का ये एक्स पर क्या हुआ पोस्ट आपके सामने है। वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मॉनसून ऑफर भी उन्हीं की तरफ से निकाला गया था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी पर भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव के हर एक अटैक का जवाब दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अखिलेश पर पलटवार किया। केशव मौर्य ने अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बताया। लिखा कि 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अखिलेश अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गई हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। और उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल तो जरूर हुई, लेकिन इस बैठक को बीच में ही छोड़कर ममता बनर्जी निकल गई हैं और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। आई सेड दिस इज अनफेयर। ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर, आई एम अटेंडिंग दिस मीटिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंटरेस्ट दैट वी नो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड बी स्ट्रॉन्ग, strengthened. You got political bias, you are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state, I don't have any problem. But why don't you, आपने क्यों discriminate किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, then how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना इतने बोला है, उसका बाद में बस मेरे मुंह माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रही हैं बीच में, हम नाराज हैं, नाराजगी की वजह से हमारा देखिए मैं बोलने चाहते थे पूरा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और ऑपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। I will not attend any meeting further. तो देखिए ममता बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं और कह रही हैं कि सबको 10 से 15 मिनट बोलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया 5 मिनट बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इसी बहाने ममता बनर्जी ने एक बार फिर बजट को निशाने पर लेते हुए कहा कि जैसे बजट भेदभाव वाला है, ऐसे ही नीति आयोग की बैठक में भी भेदभाव किया जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है जब ममता बनर्जी भेदभाव का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हैं, कभी फंड्स को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, और आज नीति आयोग में ना बोलने देने का एक गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है।
निश्चित तौर पे, और उस पर केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष आना बाकी है कि आखिर किसको कितना समय दिया गया था। उनका ये कहना था कि महज उनको 5 मिनट से का ही समय दिया गया था, जबकि अपोजिशन के बाकी बहुत सारे नेता उसमें नादार थे। हालांकि अब नीति आयोग की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आधार पर नहीं बुलाया जाता है, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके एलजी को बुलाया जाता है, तो उस लिहाज से बुलाया जाता है। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के आधार पर टाइम का बंटवारा नहीं होता, और जैसा कि लोकसभा में होता है। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। दूसरी तरफ आप देखें तो बैठक में जाने से पहले प्राची उन्होंने अपने तेवर दिखा दिया था और बताया भी था कि आखिर वो किस मकसद से जा रही है। जैसे वो चाह रही हैं कि हाँ, प्लानिंग कमीशन को फिर से लाया जाए। नीति आयोग को लेकर वो सवाल खड़ा करते रही हैं। हालांकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में आप देखें तो मंशा के हिसाब से और बेहतर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपको नीति आयोग का उद्देश्य ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी प्लानिंग पर काम करते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन सिर्फ केंद्रीय स्तर पर वो काम करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने इसको इस मंच को इस लिहाज से चुना कि वहाँ वो बैठक में शिरकत कर रही हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी आवाज़ अपने तरीके से मुखालफत करते हुए कर रही है। उससे पहले आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी ने भी बाकायदा बयान जारी करके ये बताया कि वेस्ट बंगाल का जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कम है, लगभग 4% के आसपास है। डायरेक्ट टैक्सेस में उसका कितना कम है। मतलब ये है कि स्टेट की जो इकॉनमी है वो बहुत वीक है, इसके बावजूद केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और ममता बनर्जी क्योंकि अपने राज्य के आर्थिक हालात को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाती, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया, इस लिहाज से वो केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ती हैं। प्राची, ठीक है, केंद्र सरकार पर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जाते हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बीच में ही छोड़कर अपनी नाराजगी का इजहार ममता बनर्जी ने कैसे किया है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest. That we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You got political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special कॉलेज ने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा। तो ममता बनर्जी तो साफ साफ केंद्र पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन देवेंद्र समझा ये जा सकता है कि इस वक्त देश में विपक्ष के तेवर क्या हैं। एक तो इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई। इकलौती ममता बनर्जी शामिल हुई, वो भी बीच में छोड़कर सरकार पर कई आरोप मढ़ रही हैं। तो एक नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। हालांकि नीति आयोग की बैठक के हिसाब से आप देखें तो कोई भी बैठक इसका मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी से लगभग अछूता नहीं रहता है। 2015 में जब से नीति आयोग बना उस समय से आप देखें उस बैठक में ममता बनर्जी तो आई भी नहीं थी। उसके बाद अगले साल 2016 की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उसमें भी नहीं आई थी। पिछले साल की ही बात कर लें तो नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद नहीं थे, लगभग 7-8 मुख्यमंत्री उस समय भी नहीं आए थे। तो ये मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी तो हमेशा से ही नीति आयोग पर रहते रही है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग कमीशन खत्म करके उनकी सरकार ने नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं होता, ये कैबिनेट के डिसीजन से ये बनाया गया है। तो उस लिहाज से जो अपोजिशन दल के का जो स्टैंड है उसमें भी पॉलिटिक्स नजर आता है, क्योंकि आप सीधे सीधे सरकार के फैसले का विरोध करते हैं, न कि किसी संवैधानिक संस्था का विरोध करते हैं। और उस लिहाज से इस बार के भी देखा गया कि किस प्रकार से जैसे गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद बजट आया, बजट के दिन से ही सबने कहना शुरू कर दिया अपोजिशन वाले के नेताओं ने कि अपोजिशन वाले राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, इसलिए वो नहीं आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी आपने बयान सुना कि किस प्रकार से क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं मिला इसलिए बजट में अनदेखी की गई। तो इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन फैक्ट से वो दूर रहते हैं। जैसे बंगाल के केस को उठा के आप देखें तो बंगाल का, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर लें तो लगभग 3-3.5% के आसपास ही है, जबकि सेंटर जो वेस्ट बंगाल को देती है उसमें डिवोल्यूशन करती है टैक्सेस का, वो 7.5-8% देती है। इसके अलावा लगभग 8% ग्रांट के हिसाब से दिया जाता है। तो वो भेदभाव होता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स करने के लिए ये आसान मामला रहता है कि आप इसके आधार पर जनता में एक नैरेटिव करते हैं। जैसे मनरेगा को लेके ही
बंगाल सरकार की जो आपत्तियां थी, टीएमसी के नेताओं ने जो आपत्ति जताई थी, केंद्र सरकार के का जो कहना था, उसमें अगर आप फैक्ट्स उठा कर देखें तो ये समझ में आएगा कि राज्य सरकार में उस योजना को लेकर क्योंकि बहुत सारी विसंगति थी, इसलिए फंड रोका गया था। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी प्राची। बिल्कुल। और देखिए, ममता बनर्जी तो कभी खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने प्रदेश के लिए मांग करती हैं, कभी अपने बयानों के जरिए अपनी नाराजगी और भेदभाव वाला शिगुफा छोड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।